नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं वरुण सखा जी। चुनाव का माहौल था, चुनाव में व्यस्त था, तो बहुत सारी बातें कर नहीं पाया, लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास एक विषय लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा छत्तीसगढ़ में जो 2 मंत्रियों की पोजीशन खाली है, वो कैसे भरने वाली है, किस आधार पर भरने वाली है और संभवतः हम इस पूरे विश्लेषण के ज़रिए पहुँच पाएंगे कि वो 2 मंत्री कौन बनने वाले हैं। कौन बनना कहना थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी मैं ये जोखिम आपके लिए उठाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जो वर्तमान सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार, इसमें मुख्यमंत्री को मिलाकर के 11 लोग हैं, जबकि जो एज पर द लॉ जो है उसके हिसाब से, जो परंपरा है लोकतांत्रिक रूप से, उसके हिसाब से प्रदेश में अधिकतम 13 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर बन सकते हैं, यानी 1+12, एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री। तो उस हिसाब से अभी जो आवश्यकता है, एक मुख्यमंत्री और 10 मंत्री हैं, तो 2 मंत्रियों की जो है बर्थ खाली है। अब दावेदारियां सब चल रही हैं, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस भी चल रहे हैं और प्रशासनिक क्षमता का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। लोगों के लोकसभा में प्रदर्शन को भी देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। अगर हम समझें कि 10-12 क्राइटेरिया हैं, तो उनमें से सभी क्राइटेरियाओं पर लोगों को कसा जा रहा है, ज़रूरत को नापा जा रहा है। यानी ज़रूरत क्या है, अभी वर्तमान की जो सरकार है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी ऐसा नहीं है कभी कम है, लेकिन एफिशिएंसी बढ़े तो कुछ ऐसे काबिल लोगों की आवश्यकता है जो कम से कम अपने मंत्रालयों में कोई नतीजापरक काम करें। एक चीज़, ये सिर्फ ऑब्लिगेशन वाला या एक किसी जाति, समाज, धर्म या किसी ज्योग्राफी को कैटर करने वाला या उसको प्रमुखता से ध्यान रखा जाने वाला कैलकुलेशन नहीं है। ये एक सरकार की क्षमता, इसमें एक बड़ा अंश जो है वो सरकार की क्षमता को बढ़ाने वाले लोग चाहिए। इसमें अगर हम देखें, पहले मैं वर्तमान सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। छत्तीसगढ़ 5 संभागों में जो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन है वो बताता हूँ, और कौन कहाँ से कितना रिप्रेजेंटेशन है ये बताता हूँ, किस क्षमता के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा से। सरगुजा में जो टोटल सीट्स आती हैं विधानसभा की, वो आती हैं 14। और अगर लोकसभा की बात करें तो एक तो पूरी लोकसभा क्षेत्र आता है, पूरा का पूरा सरगुजा, और एक कोरबा का आधा हिस्सा यानी आधे से थोड़ा कम 3 सीटें आती हैं। ऐसे ही रायगढ़ का भी आधे से कम 3 सीटें इस संभाग में आती हैं, यानी 14 सीटों का ये कैलकुलेशन है। वर्तमान में 14 की 14 जो सीटें हैं विधानसभा की, वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन है ये पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ से कुल 3 मंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री हैं, यानी सबसे ज़्यादा 4 लोगों का यहाँ प्रतिनिधित्व है 14 में से। 10 ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की पोजीशन में नहीं है। तो ये जो रेशो है, अगर सरगुजा में हम परसेंटाइल में इस रेशो को डिस्कस करते हैं तो 35% से ज़्यादा लोगों का जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, 35% से ज़्यादा लोग मंत्री या मुख्यमंत्री हैं। यानी श्याम बिहारी जायसवाल सरगुजा संभाग, जो भटगांव की विधायक हैं लक्ष्मी राजवाड़े सरगुजा संभाग, रामविचार नेताम सरगुजा संभाग, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग। तो सरगुजा का रिप्रेजेंटेशन अभी सबसे ज़्यादा है। यहाँ 14 सीटें आती हैं लोकसभा की, कह सकते हैं कि 2 सीटें, लेकिन 2 पूरी नहीं आती, 1 पूरी आती है, और बाकी की जो 2 सीटें हैं, एक रायगढ़ का छोटा हिस्सा पड़ता है और एक कोरबा लोकसभा का एक छोटा हिस्सा आता है। यानी 3 विधानसभा कोरबा की सरगुजा संभाग में आती हैं, 3 विधानसभा रायगढ़ लोकसभा की सरगुजा संभाग में आती हैं। इन 14 विधानसभाओं में से 4 लोग मुख्यमंत्री को मिलाकर के सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री स्वयं सरगुजा से आते हैं, और रामविचार नेताम सरगुजा से आते हैं, लक्ष्मी राजवाड़े जो मंत्री हैं वो सरगुजा से आती हैं, और श्याम बिहारी जायसवाल आते हैं। तो इस तरह से देखें तो अभी फिलहाल में सरगुजा से रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त है। अब इसमें कॉम्बिनेशन भी समझिए कि 2 ST हैं, 2 OBC हैं। सरगुजा कंप्लीट कवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरगुजा की जो ST आबादी है, सरगुजा की जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनमें 2 कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 2 सीटों में 3 सीटों में से 1 रिजर्व है, और रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली 3 विधानसभा सीटों की 3 रिजर्व हैं, यानी 3 और 1 4 ये रिजर्व हो गई। और बाकी जो 8 बची बीच सरगुजा की, मध्य सरगुजा, यानी कि जिसमें बलरामपुर ज़िला आता है, सूरजपुर ज़िला आता है, अंबिकापुर ज़िला आता है, और थोड़ा सा आंशिक कोरिया।
तो इनकी जो 5 सीटें हैं अनरिजर्व 5 अनरिजर्व सीटों को छोड़ दीजिए, यानी 8 में से 5 रिजर्व और 3 अनरिजर्व सीटें हैं, तो 5 वो और 4 ये, यानी 9 सीटें लोकसभा की रिजर्व सीटें हैं, जिनमें से 2 आदिवासी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री मिलाकर 1 आदिवासी मंत्री, यानी 2 आदिवासी हो गए, और 2 बाकी हैं वो ओबीसी हैं, एक जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े। तो जातीय आधार पर भी, जियोग्राफिकल आधार पर भी सरगुजा इज सैचुरेटेड इन द टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। सो वी कैन से हियर कि जो सरगुजा संभाग है, यहाँ से ना तो ज्योग्राफी के आधार पर, ना जातियों के आधार पर, ना प्रदर्शन के आधार पर। प्रदर्शन को कैसे नापेंगे? अब तीसरे नंबर की जो महत्वपूर्ण स्थिति है कि प्रदर्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर सीनियर मोस्ट जो नेता हैं सरगुजा क्षेत्र के, वो हैं रामविचार नेताम। दूसरे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट हैं वो हैं रेणुका सिंह। तीसरे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट हैं वो हैं चिंतामणि महाराज। चिंतामणि महाराज तो लोकसभा में है, तो वो सवाल नहीं उठता। विष्णुदेव साय साहब रामविचार नेताम समकक्ष हैं। विष्णुदेव साय साहब रामविचार नेताम से ज़्यादा वरिष्ठ हैं। अगर हम उनको पूरे जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देखते हैं, निर्वाचन की उनकी राजनीति को देखते हैं, तो वो उनका करियर 35 साल से वो लगातार विधानसभाओं और लोकसभाओं में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो सीनियर मोस्ट तो वो हो गए रामविचार नेता। अब बाकी के जो बचते हैं उनमें भैयालाल राजवाड़े एक हैं जो मिड सीनियर हैं, यानी सुपर सीनियर नहीं होकर मिड सीनियर हैं। इसके बाद शकुंतला पोर्टे हों, राम कुमार टोप्पो हों, या और बाकी जो बचे हुए विधायक हैं, चाहे वो गोमती साय हों, चाहे रायमुनि भगत हों, चाहे दूसरी विधानसभा क्षेत्रों के और बाकी लोग हों, या भूलन सिंह हो, ये सब के सब जो है प्राइमरी लाइन के नेतृत्व करता लोग हैं। तो सीनियरिटी के आधार पर भी सारे सीनियर्स ऑलरेडी सरकार के अंदर हैं। ज्योग्राफी के आधार पर भी सरगुजा का ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेशन है, और तीसरा जो है जाति के आधार पर भी एक पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि सरगुजा की अगर हम आबादी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 64% अप्रॉक्सीमेटली एसटी ट्राइब्स हैं। रेस्ट ऑफ जो है वो बचा हुआ जो 36% है वो नॉन एसटी है, जिसमें एससी भी है और ओबीसी भी है और जनरल भी है। तो जनरल तो बहुत माइनर है, तो मेजर है उसमें 34%, जो बचा हुआ 36% उस मेजर है वो है ओबीसी। तो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 2 है, एसटी का रिप्रेजेंटेशन 2 है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कैबिनेट में जो बची हुई 2 बर्थ हैं उनमें सरगुजा संभाग से कोई भी मंत्री नहीं बन सकता। क्लियर? अब चलते हैं बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग को भी नहीं 4 चौखानों पर कसते हैं, 4 पैबंदों पर इसको कसने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पैबंद है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो बिलासपुर संभाग है इसमें टोटल मिलाकर अब 25 सीटें आती हैं। एक नया ज़िला बन गया जो इस संभाग में आधी सीट रायपुर संभाग में जाती है, आधी सीट इधर, लेकिन पूरा ज़िला जो है वो बिलासपुर संभाग में आता है। सारंगढ़, जिसमें विधानसभा आती बिलाईगढ़ में, तो बिलाईगढ़ सारंगढ़ पूरा नाम है, तो वो चला गया वहाँ। तो रायपुर की जो 20 सीटें हुआ करती थी विधानसभा की वो घटकर 19 हो गई, और बिलासपुर विधानसभा में, बिलासपुर संभाग में जो 24 सीटें आती थी वो बढ़ करके 25 हो गई। तो इस तरह से देखें, जिला मुख्यालय के आधार पर देखें तो यहाँ पर 25 सीटें, 25 में से वर्तमान में 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, 1 सीट पर गोंडवाना गणतंत्र है, और बाकी सारी सीटों पर कांग्रेस है, यानी कि 25 में से 10 सीटों पर कांग्रेस है। तो इस तरह से देखें तो 24 सीटों में 3+1 बोलूँगा मैं, 3 मंत्री हैं। 3 मंत्री में 1 उप मुख्यमंत्री है, यानी सुपर रिप्रेजेंटेशन। 3 मंत्री कौन कौन है? ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन और अरुण साव। अरुण साव उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसमें जो वैल्यू वाइज अगर देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन मंत्री के रूप में भी और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी बिलासपुर को भरपूर मिला हुआ है। जिस तरह से 14 सीटें बिलासपुर ने दी थी उनका एक अच्छा खासा जवाब है। और एक चीज़ और, 3+1, 3 तो मंत्री हैं और 1 जो हैं तोखन साहू, अभी हाल ही में केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हुए हैं, राज्य मंत्री बन गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री भी बिलासपुर संभाग को एक मिला है। तो 3+1 रिप्रेजेंटेशन के टर्म में जब देखेंगे तो इसको पूरा ओवरऑल में देखना होगा। अब आते हैं सेकंड पैमाना, जाति। तो जाति पैमाने में आते हैं तो 3 जो मंत्री हैं तीनों के 3 ओबीसी हैं, और 1 जो केंद्रीय मंत्री बने वो भी ओबीसी है। बिलासपुर संभाग से जनरल कोई भी नेतृत्व नहीं है अभी तक। सरगुजा और बिलासपुर दोनों संभागों को मिला लें हम तो इन दोनों संभागों से राज्य की सरकार में जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है वो है 7 लोगों का। 7 में से 1 भी जो है जनरल नहीं है।
सबके सब एसटी और ओबीसी है। यानी कि अगर हम इसको उस तरह से देखें तो सिर्फ 2 एसटी हैं और बाकी जो 7 में से 5 हैं वो ओबीसी हैं। तो हम फिर बिलासपुर आते हैं और एक जो केंद्र में मंत्री बन गए हैं तोखन साहू, वो भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, अब ओबीसी में भी सब कास्ट में जाते हैं तो वो साहू, तो साहू डोमिनेटिंग एरिया है ये। इस लिहाज से अगर देखेंगे तो 2 साहू को यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। लखनलाल देवांगन को एक देवांगन जो डोमिनेटिंग एरिया है वहाँ से रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है और ओपी चौधरी को अपनी काबिलियत पर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। और वहाँ जो अघरिया समुदाय है जो महासमुंद के बॉर्डर इलाकों में प्लस रायगढ़ के कुछ रूरल इलाकों में डोमिनेंस रखता है। स्पेशली उमेश पटेल जिस समुदाय से आते हैं उसी समुदाय से आते हैं ओपी चौधरी। तो एक वहाँ पर जो उमेश पटेल का उभार है नंद कुमार पटेल के वक्त से, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है और इनको अघरिया पटेल को वहाँ से लाया गया है। जो प्रकाश नायक का उभार जो वर्तमान में विधायक थे अभी हाल में 2023 से पहले, या उनके पिता शकराजीत नायक, उनके सारे पॉलिटिकल डोमिनेंस को ख़त्म करने या डाइल्यूट करने या बराबर लेवल करने के लिए जो है लेवल करने के लिए जो है ओपी चौधरी वहाँ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ से टोटल मिलाकर केंद्र और प्रदेश को मिला लेते हैं तो 4 लोग हैं 25 सीटों में से 14 सीटों में, 14 में से 4 यहाँ भी हो गया। तो बिलासपुर संभाग भी जो है एब्सोल्यूटली सैचुरेटेड है। सरगुजा संभाग से भी कोई भी मंत्री नहीं बनेगा, बहुत स्पष्ट है। और अब मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि बिलासपुर संभाग से भी कोई मंत्री नहीं बनेगा। सीनियरिटी की बात करें तो सीनियरिटी में अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, ये ऐसे सीनियर मोस्ट नेता वहाँ पर हैं जो डिजर्विंग है, जिनको मंत्री बन सकते हैं। धर्मलाल कौशिक अपने जीवन काल में कभी मंत्री नहीं रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, तो एक बार उनका सम्मान बनता है। अमर अग्रवाल 15 साल लगातार मंत्री रहे हैं तो उनका भी एक दावा बनता है। धर्मजीत सिंह भी सीनियर मोस्ट नेता हैं, कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। अब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ यहाँ मंत्री तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बिलासपुर संभाग से विधानसभा में उप विधानसभा जो है अध्यक्ष की बात की जा सकती है या और कोई भूमिकाओं में वहाँ से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो ये हुआ कैलकुलेशन ओवरऑल मिलाकर के बिलासपुर का। अब आइए आप रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग राजधानी का संभाग है, महत्वपूर्ण संभाग है। कुल मिलाकर यहाँ पर 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से जो है भारतीय जनता पार्टी काबिज है 19 सीटों में से। आप 7 विधानसभा क्षेत्र आप पूरे मान लीजिए, रायपुर और रायपुर के आसपास के, धमतरी की 1 सीट मान लीजिए, महासमुंद की 2 सीट मान लीजिए। तो टोटल रिप्रेजेंटेशन एक ह्यूज रिप्रेजेंटेशन यहाँ से हो रहा है। और जो यहाँ पर अभी भागीदारी है उसमें सिर्फ एक मंत्री है जिनका नाम है टंकराम वर्मा। तो जाति आधार पर देखें तो रायपुर का जो मिजाज है उसमें कुर्मी का डोमिनेंस है ओवरऑल में और एससी का डोमिनेंस है। एससी कुर्मी ये 2 जातियों का डोमिनेंस है। इस हिसाब से यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन वर्तमान में है वो सिंगल कुर्मी से समुदाय से टंकराम वर्मा आते हैं। तो अभी यहाँ से एक और मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी जो जनरल से थे, तो जनरल का भी यहाँ पर अच्छा होल्ड है अर्बन सीट होने की वजह से, अर्बन एरिया होने की वजह से। तो इस तरह से देखें तो रायपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी जियोग्राफिकली देखें तो यहाँ पर एक मंत्री की गुंजाइश और निकलकर सामने आई है जियोग्राफिकली। जाति आधार पर देखें, अब जाति आधार पर देखते हैं तो ओबीसी तो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है। एससी में अभी तक परंपराएं ऐसी नहीं रही है, चाहे हम जोगी गवर्नमेंट से लेकर के डॉक्टर रमन सिंह की 3 सरकारें, भूपेश बघेल की 1 सरकार और अब विष्णुदेव साय सरकार, इनको देखते हैं तो अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है कि एससी के अधिकतम मंत्री बनाए गए हों। एक मंत्री एससी और एक महिला मंत्री बनते रहे हैं नॉर्मली, ये कोई बंधन नहीं। तो इस बार भी एक एससी मंत्री ऑलरेडी हैं दयालदास बघेल के रूप में दुर्ग संभाग से। तो उस दृष्टि से देखें तो रायपुर संभाग से अगर जनरल हटे हैं तो जनरल को ही लेने की कोशिश की जानी चाहिए। जाति आधार पर जनरल बृजमोहन अग्रवाल हटे हैं तो बृजमोहन अग्रवाल को ही जनरल के रूप में वापस दूसरे व्यक्ति को जनरल के रूप में लेके आना की कोशिश होनी चाहिए, या एक कैलकुलेशन कहता है। तो रायपुर संभाग से एक मंत्री बनेगा ही बनेगा, क्योंकि रायपुर संभाग ने रायपुर लोकसभा में सबसे बड़ी जीत दी है छत्तीसगढ़ की, इसलिए इनका प्रतिनिधित्व बनता है। अब सबसे बड़ी जीत कहाँ से आई है? जो इसके 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं
उनसे आई है। जो 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें से एक तो मंत्री ऑलरेडी है, तो पे आउट हो गया, यानी मिल गया रिप्रेजेंटेशन। अब क्या बचा? तो 9 जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें से 8 विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। एक सिर्फ है जिसको कहते हैं भाटापारा, जहां पर कांग्रेस का विधायक, बाकी सारे वो हैं। अब जो बाकी जो सीटें आती हैं वो महासमुंद लोकसभा में आती हैं। तो महासमुंद लोकसभा की जो स्थिति है वो अलग स्थिति है। वहाँ से भी बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है, अच्छी जीत मिली है। तो मेरे हिसाब से एक मंत्री रायपुर संभाग से बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये भी तय है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र से संभवतः नहीं बनेगा। संभवतः कहें या निश्चित रूप से कहें, नहीं बनेगा। बनेगा कहाँ से? वो बनेगा महासमुंद, धमतरी, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से बनेगा। और अगर इस कैलकुलेशन से हम जाते हैं, इट कैन बी रॉन्ग, इसलिए क्योंकि मैं बनाने वाला नहीं हूं, इसलिए ये गलत हो सकता। पर जो विस्तार दिखाई दे रहा है, जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर जियोग्राफिकली रायपुर से एक मंत्री मिलेगा। जाति की बात करें तो जनरल के बदले जनरल मिलेगा। और लेकिन बीच में बलौदाबाजार की जो हिंसा हुई है, उसके बाद से जो एक समाज विशेष में अविश्वास का माहौल सरकार के प्रति बन रहा है, उसको डाइल्यूट करने के लिए भी एससी से एक बार व्यक्ति लाया जा सकता है। अगर एससी से नहीं लाया गया, ये वाला कैलकुलेशन, ये समीकरण, ये इक्वेशन अगर फेल होते हैं, तो एक इक्वेशन बहुत क्लियर है कि जनरल मंत्री को जनरल ही मंत्री रिप्लेस करे। रायपुर भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि रायपुर की 3 जातियों का डोमिनेशन है, ओबीसी कुर्मी का स्पेशली रायपुर ओवरऑल में लोकसभा क्षेत्र रायपुर संभाग क्षेत्र में, और दूसरा है जनरल का, जनरल एंड अर्बन जनरल का, और तीसरा है एससी का। तो आप ओबीसी में ऑलरेडी टंकराम वर्मा जी को बिठाए हुए हैं, एससी में ऑलरेडी दुर्ग संभाग से मंत्री हैं दयालदास बघेल, और अब बचता है जनरल। तो जनरल के बदले जनरल लिया जा सकता है। एक बात तो ये होगी, अब जनरल के बदले जनरल लिया जाएगा तो जनरल है कहाँ? तो जनरल है लोकसभा क्षेत्र रायपुर में। रायपुर में पुरंदर मिश्रा हैं, अनुज शर्मा हैं, राजेश मूणत हैं जनरल में। और ओबीसीज में जाएंगे तो मोतीलाल साहू हैं, टंकराम वर्मा ऑलरेडी हैं, और राजिम वाले जो हैं साहू, और ये साहू अभनपुर वाले 2 साहू, यानी 3 साहू यहाँ से हैं, 3 जनरल यहाँ से हैं, 2 ब्राह्मण के साथ, और 1 एससी हैं यहाँ से। इस तरह से अगर देखते हैं तो जनरल और ओबीसी, तब ओबीसी तो जाना नहीं है ये सीट, क्योंकि ओबीसी ऑलरेडी है, जनरल जाएगा। जनरल बचते हैं कौन कौन? राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि इनमें से कोई बनेगा, लेकिन रायपुर लोकसभा क्षेत्र से ऑलरेडी एक मंत्री है, 2-2 क्यों बनाया जाए? एक लॉजिक ही आता है। तब की स्थिति में पूरा जो है जो खोज की जो सुई है वो जाएगी महासमुंद लोकसभा में, जो रायपुर संभाग क्षेत्र का हिस्सा है। तो महासमुंद लोकसभा में अगर जाते हैं तो महासमुंद लोकसभा की 4, 3, 7 और 1, 8 विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं। एक आता है उसमें बिंद्रा नवागढ़, सिहावा, धमतरी, कुरूद, महासमुंद, बसना, सरायपाली, और ये कुल मिलाकर 8 सीटें वहाँ से आती हैं। तो 8 सीटों में जो वर्तमान का इक्वेशन है, बिंद्रा आपके पास बीजेपी के पास नहीं है, और महासमुंद बीजेपी के पास है, और बसना बीजेपी के पास है, अजय चंद्राकर जी के रूप में एक बीजेपी के पास है। अब जो यहाँ मंत्री बनने की संभावना बनती है, दिखाई देती है, तो या तो महासमुंद के जो विधायक हैं वो हैं योगेश्वर सिन्हा। योगेश्वर सिन्हा जो हैं वो ओबीसी से आते हैं। जनरल के बदले जनरल लेना है तो फिर इस पूरे क्षेत्र में अग्रवाल के बदले अग्रवाल लेने वाली थियरी भी काम कर सकती है। तो संपत अग्रवाल पर जो है खोज की सुई जाकर टिक जाती है। रायपुर संभाग से एक मंत्री बनेगा, ये क्लियर है। दूसरी बात ये क्लियर है कि ओबीसी ऑलरेडी है तो ओबीसी नहीं बनेगा। तीसरी बात ये भी क्लियर है कि लोकसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति ऑलरेडी मंत्री हैं, टंकराम वर्मा। तो लोकसभा क्षेत्र के बाकी के जो बचे हुए 8 विधायक हैं, यानी टोटल 8 में से 7 विधायक बचे हैं, उनमें से कोई मंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि ओबीसी बनना नहीं है। जनरल बनना है अगर, तो जनरल के लिए फिर ढूंढना पड़ेंगे, तो जनरल में कोई नहीं बचता। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति बचते हैं, वो हैं बसना के विधायक संपत अग्रवाल। तो मैं अगर इस समीकरण के आधार पर बात करूं, जो मैंने आपको बताया, जियोग्राफिकली, जाति वाला, प्रदर्शन वाला, एक्सपीरियंस वाला, या जो भी इसको और भी पैमानों पर कसें, तो इसमें संपत अग्रवाल की संभावनाएं सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं हम अगले संभाग में, दुर्ग संभाग का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ 20 सीटें आती हैं। 20 में से 10 भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में हैं।
इसमें अभी जो रिप्रेजेंटेशन सरकार के अंदर है 2+1 +1 मतलब एक स्पीकर के रूप में डॉक्टर रमन सिंह साहब हैं और उप मुख्यमंत्री भी इस क्षेत्र से मिला हुआ है विजय शर्मा के रूप में, और एक मंत्री भी इस क्षेत्र से आते हैं दयालदास बघेल, जो कि एससी समुदाय से आते हैं और सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, सीनियर भी। अब 3 जो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन है, 2 मंत्री प्लस एक स्पीकर में, एक स्पीकर तो सुपर सीनियर है, 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में स्पीकर हैं, राजनांदगांव से विधायक हैं, सुपर मच सीनियर हैं। तो और एक जो 2 मंत्री जो हैं उनमें एक जूनियर मोस्ट है और एक सीनियर है, यानी दयालदास बघेल एक बार मंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार मंत्री हैं, विजय शर्मा पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बने हैं और वो भी उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये जियोग्राफिकल दृष्टि से देखें तो इसकी 20 सीटों में से 10 बीजेपी के पास है, 10 में से 3 लोगों का रिप्रेजेंटेशन सरकार के अंदर है, तो 10 में से 3 का ही होना चाहिए। 30-35% ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, चाहे हम सरगुजा की बात करें, चाहे बिलासपुर की बात करें, चाहे रायपुर में कम है, अभी रायपुर बढ़ने की संभावना, दुर्ग में सैचुरेशन है। यानी जैसे मैंने कहा कि सरगुजा से कोई मंत्री नहीं बनेगा, चाहे आप जियोग्राफी पे तौलिए, चाहे जाति के आधार पर तौलिए, चाहे प्रदर्शन के आधार पर तौलिए, चाहे वरिष्ठता के आधार पर तौलिए, जैसे भी नापिए, दुर्ग संभाग से भी कोई मंत्री नहीं बनेगा। सरगुजा गया, दुर्ग गया, बिलासपुर गया, रायपुर से मैंने बताया कि रायपुर संभाग से एक व्यक्ति मंत्री बनेगा। अब चलते हैं बस्तर संभाग की तरफ। दुर्ग संभाग का जो जातीय समीकरण मैंने आपको बता दिया, ये ओबीसी का वहाँ एक डोमिनेंस है, लेकिन अभी वर्तमान में 2 जनरल और 1 एससी का वहाँ प्रतिनिधित्व है। एक आधार छोटा सा ये बनता है कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम है, हो सकता है एक मंत्री दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि रायपुर से बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन डाउन है, इसलिए दुर्ग और रायपुर में से किसी एक को चुनेगी भारतीय जनता पार्टी, तो रायपुर को चुनेगी, इसलिए दुर्ग का पत्ता कट जाता है। अब चलते हैं बस्तर की 12 सीटों में से 9 सीटों पर जो है भाजपा के विधायक हैं, तो 9 सीटों में बीजापुर, कोंटा और बस्तर सीट, ये 3 सीटें कांग्रेस के पास है, रेस्ट ऑफ ऑल बीजेपी के पास है, यानी 9 सीटें। 9 में से अभी रिप्रेजेंटेशन है 1 मंत्री और 1 प्रदेश अध्यक्ष, यानी 2 का रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ऑल्सो सफिशियंट, नॉट बहुत लेसर नहीं है, कम नहीं है, लेकिन चूंकि जो 12 सीटें हैं, 12 में से 11 सीटें जो हैं रिजर्व्ड हैं, सिर्फ 1 सीट अनरिजर्व है, वो है जगदलपुर। ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं, और अभी चूंकि इसमें 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, ऑलमोस्ट आधा या 1.5 कह सकते हैं, बस्तर लोकसभा क्षेत्र पूरा आता है, कांकेर लोकसभा क्षेत्र की 5 सीटें आती हैं, 3 सीटें दुर्ग संभाग में आती हैं। उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ बस्तर संभाग में लोकसभा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जबकि इनमें से 1 सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। तब की स्थिति में यहाँ रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की आवश्यकता दिखाई देती है, चूंकि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं, तो ट्राइब चीफ मिनिस्टर होने की वजह से ट्राइबल्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो विश्वास बढ़े। अगर वो ऐसा चाहती है कि विश्वास बढ़ाना चाहती है, तो एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा। अब जातीय आधार पर हम देखें तो वर्तमान में 1 जनरल मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय शर्मा, 6 ओबीसी हैं, और एससी में देखें तो 1 एससी है, और एसटी में देखें तो मुख्यमंत्री को मिलाकर के 3 एसटी से रिप्रेजेंटेशन है। जातीय आधार पर एसटी से रिप्रेजेंटेशन प्रचुर मात्रा में है। ऐसी स्थिति में बस्तर से भी एक और उठाया जाता है, चूंकि 11 सीटें वहां पर एसटी हैं, 1 ही है अनरिजर्व, तो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव। तो ऐसी स्थिति में जो बची हुई जो 9 सीटें वहाँ पर भाजपा ने जीती हैं, उनमें से 1 सीट से ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन है प्रदेश की सरकार में, और 1 सीट से रिप्रेजेंटेशन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, तो 2 का रिप्रेजेंटेशन है। अगर एसटी बढ़ाते हैं तो एसटी की संख्या बढ़कर हो जाएगी 4, टोटल मिलाकर के 4 हो जाएगी, तो इम्बैलेंस होगा, लेकिन हो सकता है इम्बैलेंस, इसलिए इम्बैलेंस तो नहीं कहेंगे, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की 2 ही सबसे बड़ी डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ हैं, डोमिनेटिंग समुदाय हैं, एक है एसटी, दूसरा है ओबीसी और एसटी मिलाकर ऑलमोस्ट 80% के पार हो जाते हैं। अगर दोनों पार हो जाते हैं तो बाकी बचा हुआ जो रिप्रेजेंटेशन वो एससी का है, तो जनरल बहुत कम रह जाता है। ऐसी स्थिति में बस्तर से जनरल उठाने का लॉजिक नहीं है। जनरल उठाएंगे तो किरण सिंह देव को उठाएंगे। मैं जहाँ तक इस चीज़ को, अगर इन सारे कैलकुलेशंस को, सारे समीकरणों को समझ करके बताऊँ तो ये कह सकता हूँ बस्तर से 1 मंत्री बनेगा, और बस्तर से वो 1 मंत्री कौन बनेगा ये थोड़ा सा एक सवाल जटिल है। लेकिन अब चूंकि वर्तमान की सरकार में जो टोटल 11 लोग हैं, 1+10 10 मंत्री हैं,
10 मंत्रियों में दयालदास बघेल जी, रामविचार नेताम जी, ये 2 ऐसे मंत्री हैं जो वरिष्ठतम हैं। बृजमोहन जी और मिलाकर, बृजमोहन जी थे तब तक तो 3 लोगों को सीनियर माना जाता था, बाकी जूनियर हैं। अरुण साहब पहली बार मंत्री बने, विजय शर्मा जी पहली बार मंत्री बने, ओपी चौधरी जी पहली बार मंत्री बने, श्याम बिहारी जायसवाल जी पहली बार मंत्री बने, लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार मंत्री बनी हुई है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये 5 और 3, विष्णुदेव साय साहब और रामविचार नेताम साहब, दयालदास बघेल साहब, ये सीनियर मोस्ट लोग हो गए और केदार कश्यप जी 6वें व्यक्ति हो गए। तो ऐसे देखें तो एक्सपीरियंस के आधार पर मंत्रिमंडल में वर्तमान में एक्सपीरियंस लोगों का और नॉन फर्स्ट टाइमर्स का, नॉन एक्सपीरियंस तो नहीं कहेंगे, फर्स्ट टाइमर्स का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में और तालमेल बिठाने के लिए किसकी ज़रूरत है? क्या फर्स्ट टाइमर की ज़रूरत है? ये भी एक क्राइटेरिया है। तो जियोग्राफिकली क्राइटेरिया में बस्तर से एक मंत्री बनेगा, जाति क्राइटेरिया में बस्तर से एसटी या जनरल, 2 में से कोई ऑप्शन है, ओबीसी ऑप्शन नहीं है, तो कौन बनेगा? ओबीसी 6 ऑलरेडी हैं, तो कोई एवेन्यू है तो एक जनरल का एवेन्यू है। अगर जनरल बस्तर से उठाए गए तो फिर रायपुर संभाग से जनरल नहीं उठेंगे, फिर ओबीसी उठाए जाएंगे। ओबीसी कौन उठाए जा सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, ओबीसी से अजय चंद्राकर उठाए जा सकते हैं, एक्सपीरियंस भी उनका काम काउंट होगा और सीनियरिटी भी काउंट होगी और एक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, तो वो समझ भी बृजमोहन अग्रवाल जी और अजय चंद्राकर जी की संसदीय कार्य प्रणाली को लेकर के बहुत ही स्पष्टता के साथ अच्छी समझ है, ये निर्विवाद रूप से लोग मानते हैं, तो वहाँ काम आ सकते हैं। फिर संपत अग्रवाल ड्रॉप हो जाएंगे। ये स्थिति, ये बस्तर और रायपुर के बीच में जो कैलकुलेशन चल रहे हैं, जो रायपुर से एक मंत्री बनना है, बस्तर से एक मंत्री बनना है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य है। अब ये देखना है कि ओबीसी से 2-2 कुर्मी मंत्री क्यों बनाए जाएं। इसलिए एक टंकराम वर्मा ऑलरेडी है, जय चंद्राकर और आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, 2-2 ओबीसी मंत्री हो जाएंगे, तो फिर 2-2 ओबीसी मंत्री हो जाएंगे, बाकी ओबीसी क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में योगेश्वर सिन्हा भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि महासमुंद से विधायक हैं। तो ये कैलकुलेशन ये भी उभर कर सामने आ रहा है। अब एक हम बात करते हैं कि दुर्ग लोकसभा की भी बात कर लेते हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में एक ओबीसी है, यादव का प्रतिनिधित्व नहीं है, ललित चंद्राकर का के रूप में, यानी कुर्मी का हैं ऑलरेडी, साहू हैं ऑलरेडी, अघरिया हैं ऑलरेडी, जायसवाल हैं ऑलरेडी, तो सिन्हा एक हैं जो जिसमें एक दावेदारी बनती है। अगर ओबीसी से लिए गए तो अजय चंद्राकर या योगेश्वर सिन्हा, जनरल से लिए गए तो रायपुर संभाग से संपत अग्रवाल लिए जाएंगे। ब्राह्मण के बनने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि ब्राह्मण ऑलरेडी एक उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और अगर बस्तर से जनरल उठा लिया गया तो कैलकुलेशन पूरे पलट जाएंगे। यानी एक तरह से अब क्वेश्चन हम इसको समअप करते हैं तो बस्तर से लता उसेंडी या विक्रम उसेंडी में से कोई मंत्री बन सकते हैं, वरिष्ठता लिए देखी गई तो। और उड़ीसा में जो परफॉर्मेंस देखा लता उसेंडी का, जहां पहली बार मेजोरिटी चीफ मिनिस्टर वाली सरकार बनी है भाजपा की, तो उस हिसाब से लता उसेंडी वहां से एक प्रबल दावेदार हो जाती है, एक रिवार्ड उनको इस बात का मिल सकता है। महिला पहली बार रवायत भी टूट सकती है, 2 महिला मंत्री, ये भी हो सकता है। और विक्रम उसेंडी भी इसलिए बनाए जा सकते हैं क्योंकि कांकेर सीट ऑलमोस्ट बीजेपी हार गई थी, लेकिन अगर वो जीती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंतयगढ़ की सुपर वोटिंग से जीती है। और अंतयगढ़ की सुपर वोटिंग किसको क्रेडिट जाता है? विक्रम उसेंडी को। एक बार मंत्री रह चुके हैं ऑलरेडी, तो विक्रम उसेंडी इसमें अपनी रेस में कायम रहेंगे। अब मैं करता हूँ समअप। पॉइंट 1 क्लैरिटी है, सरगुजा और बिलासपुर संभाग से मंत्री नहीं बनेंगे, दुर्ग से भी मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी एक संभावना थोड़ी सी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर बन सकती है। रायपुर संभाग से डेफिनेटली मंत्री बनना है एक, बस्तर संभाग से डेफिनेटली एक मंत्री बढ़ाया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में जो देखेंगे तो बस्तर और रायपुर से संभावना ज़्यादा है, दुर्ग की संभावना भी 40-60 का, 60% तो दुर्ग से नहीं बनेंगे, 40% बन सकते हैं। तो कौन बनेंगे ये भी बहुत स्पष्टता से बता देता हूँ मैं आपको। गजेंद्र जो है यादव, उनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। रिकेश सेन की भी संभावनाएं हैं। रिकेश सेन ने थोड़ा सा ये हुआ है कि रिकेश सेन बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। गजेंद्र यादव चर्चा में नहीं आए हैं, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी, तो ये दोनों में बहुत ही विरोधाभास है। बाकी जो सीटें बची हुई हैं उनमें जातीय कैलकुलेशन वैसे नहीं बनते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सके। तब की स्थिति में ओवरऑल में अगर हम देखते हैं तो फिर वापस आते हैं आप रायपुर में, तो रायपुर संभाग से अजय चंद्राकर जी या संपत अग्रवाल या योगेश्वर सिन्हा में से कोई मंत्री बन सकता है। रायपुर शहर से
संभवतः रायपुर लोकसभा से मंत्री नहीं बनेंगे। बस्तर से बात करें तो किरण सिंहदेव पर निर्भर करता है। अगर वहाँ से जनरल पिक किए, जनरल को वहाँ से उठाया गया तो फिर रायपुर लोकसभा से निश्चित ही ओबीसी मंत्री उठाए जाएंगे, और अगर वहाँ से एसटी उठाए गए जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है तो फिर रायपुर संभाग से निश्चित ही जनरल व्यक्ति उठाए जाएंगे, और जनरल में भी अग्रवाल के उठाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ये पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन है। एक बार मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूँ। सरगुजा से कोई मंत्री नहीं बनेगा, बिलासपुर से कोई मंत्री नहीं बनेगा, दुर्ग से कोई मंत्री ऑलमोस्ट नहीं बनेगा, ऑलमोस्ट के साथ रायपुर से एक मंत्री बनेगा, बस्तर से एक मंत्री बनेगा, एक ओबीसी एक जनरल बनेगा, एक एसटी बनेगा, एक जनरल या ओबीसी एक एसटी। ये पूरा कैलकुलेशन सामने आ रहा है। अगर एसटी बनते हैं तो 4 मंत्रियों का रिप्रेजेंटेशन एसटी में हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर ओबीसी और एसटी ही सबसे ज़्यादा हैं। 6 ओबीसी हो जाएंगे, 4 एसटी हो जाएंगे, 2 रहेंगे जनरल। तो 2 जनरल मतलब एक एससी और एक जनरल रहेगा। तो एससी का रिप्रेजेंटेशन एक, जनरल का रिप्रेजेंटेशन एक, बाकी ओबीसी की जगह हो जाएगी। कुल मिलाकर के पूरे मंत्रिमंडल की स्थिति ये बन रही है। अगर आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसको बहुत बारीकी से देखने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप हमारे स्पेशल चैनल खबर बेबाक में लगातार देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, और कुछ कहना चाहते हो मुझे टैग करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको जवाब दूंगा, एक एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।